नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे कि अब थर थर कांपेंगे चीन और पाकिस्तान। भारतीय सेना की नई ताकत बने रुद्र और भैरव। खबर में आगे जिक्र होगा कि भारतीय किसानों को झटका देने चला था चीन, लेकिन भारत ने कर दिया चित। बताया ऐसा प्लान देखता रह गया ड्रैगन। खबर में आगे जिक्र होगा कि आतंकी संचार, नशे की समस्या से निपटने की तैयारी, राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक में शाह ने दिए अहम निर्देश। आगे आपको बताएंगे कि श्री राम के बाद माता सीता का गृह प्रवेश तय की गई 8 अगस्त 2025 की तारीख। अमित शाह, नीतीश आएंगे। इसी के साथ खबर में आगे ये भी बताएंगे आपको कि सीएम नीतीश ने गिना दी सरकार की इतनी उपलब्धियां, देखते रह गए लालू के लाल। मात्र 19 मिनट में 13 विधेयकों को मंजूरी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अब थर थर कांपेंगे चीन और पाकिस्तान। भारतीय सेना की नई ताकत बने रुद्र और भैरव। जी हाँ दोस्तों, कारगिल विजय दिवस पर शनिवार को पूरा देश शहीद वीर जवानों को याद कर रहा है। विजय दिवस के मौके पर भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा ऐलान किया। आर्मी चीफ ने रुद्र नाम की नई सर्वशस्त्र ब्रिगेड की घोषणा की है। यहाँ पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कारगिल के द्रास में कहा कि आधुनिकीकरण और बदलाव की दिशा में सेना में रुद्र और भैरव नामक ब्रिगेड की भी स्थापना की जा रही है। ऑल आर्म ब्रिगेड और सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स की बटालियन तैयार की जा रही है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारतीय किसानों को झटका देने चला था चीन, लेकिन भारत ने कर दिया चित। बनाया ऐसा प्लान देखता रह गया ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, भारत के किसानों को झटका देने के लिए चीन ने पिछले 2 महीने में उर्वरकों की आपूर्ति में बाधा डालने का काम किया है। ऐसे में भारत सरकार ने विशेष उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने के तरीके ढूंढ रही है, जिसका फल, सब्जी और फूलों की खेती के लिए ज़रूरी है। और चीन को लग रहा था कि उसके इस कदम से भारत के किसानों को झटका लगेगा, लेकिन वो अपनी इस चाल में कामयाब नहीं हो पाया। भारत ने हाई क्वालिटी फर्टिलाइज़र के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं। और केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार ने पहले ही सार्वजनिक, सहकारी और निजी क्षेत्र की प्रमुख उर्वरक कंपनियों के साथ शुरुआती बातचीत की है। अधिकारी ने कहा कि हमने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों से विशेष उर्वरकों की उपलब्धता बढ़ाने को कहा है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आतंकी संचार, नशे की समस्या से निपटने की तैयारी, राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक में शाह ने दिए अहम निर्देश। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवादी समूहों द्वारा एनक्रिप्टेड संचार प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल करने पर चिंता जताई और साथ ही इस समस्या से निपटने के लिए एक विशेष मंच स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि आतंकी संगठनों के सोशल मीडिया के जरिए खुफिया संचार पर लगाम कसी जा सके। गृह मंत्री ने भगोड़ों को वापस लाने के लिए भी एक मजबूत तंत्र और बेहतर समन्वय स्थापित करने की अपील की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। श्री राम के बाद माता सीता का गृह प्रवेश तय की गई 8 अगस्त 2025 की तारीख। अमित शाह और नीतीश आएंगे। जी हाँ दोस्तों, 8 अगस्त 2025 की तारीख बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक तिथि बनने जा रहा है। इस तिथि को सदियों तक याद रखा जाएगा और इस अति शुभ तिथि को ही सीतामढ़ी में मां जानकी के भव्य मंदिर का शिलान्यास होगा। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि सीएम नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। मंदिर निर्माण की शुरुआत कार्यक्रम के दौरान कई केंद्रीय और राज्य के मंत्री भी मौजूद रहेंगे और इस ऐतिहासिक पल के गवाह देश के हजारों सनातनी बनेंगे। ये भव्य और दिव्य मंदिर शहर से सटे पुनौरा में बनने वाला है और ये वही पुण्य स्थल है जहां माता सीता का धरती से जन्म माना जाता है। 8 अगस्त को अमित शाह शिलान्यास करेंगे और यहाँ पर शिलान्यास के लिए शुभ मुहूर्त कल तक निर्धारित नहीं था, लेकिन अब हो चुका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश ने गिना दी सरकार की इतनी उपलब्धियां, देखते रह गए लालू के लाल। मात्र 19 मिनट में ही 13 विधायकों को दे दी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, हंगामे के साथ शुरू हुआ विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार को भी इसी हाल में खत्म हुआ और पूरे दिन कार्रवाई कुल 19 मिनट चली। महागठबंधन दलों राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, भाकपा और माकपा के सदस्य सघन मतदाता पुनरीक्षण के विरोध में सोमवार से ही काले कपड़े पहनकर सदन में आ रहे थे। शुक्रवार को भी वो यही कपड़े पहनकर सदन में आए और उन्होंने नारेबाजी की। नतीजा ये हुआ कि प्रश्नकाल की कार्रवाई महज 5 मिनट में ही समाप्त हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के इस रवैये को लेकर हमला बोला। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्षी बेंच की ओर इशारा करते हुए पूछा कि आपको पता है कि सरकार ने कितना काम किया है। हर जगह सरकार के काम से लोगों को लाभ मिल रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान में बारिश का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, सावन के महीने में मानसून ने अपना रुद्र रूप दिखा दिया है और राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, झारखंड और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बारिश ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। वहीं मौसम विभाग ने अब छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र में आज और कल बारिश का अनुमान व्यक्त किया है
और यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके, गुजरात, पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश के आसार व्यक्त किए गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान आर्मी चीफ की चीन ने मुंह पर की बेइज्जती। वांग यी ने मुल्ला मुनीर को सुनाई खड़ी खड़ी। चीनी नागरिकों की सुरक्षा का उठाया मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की जमकर किरकिरी हुई है। बीजिंग में जब असीम मुनीर चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात कर रहे थे, उस दौरान उनके सामने पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा उठाया। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान के कई आतंकवादी हमले में कई चीनी नागरिक मारे गए। मुनीर ने चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान और चीन का भाईचारा चट्टान की तरह मजबूत है। मुनीर भारत और पाकिस्तान के बीच मई महीने में हुए शून्य संघर्ष के बाद मुनीर की ये पहली चीन यात्रा है। चीन ने अपने नागरिकों की मौत को लेकर इस्लामाबाद से सख्त नाराजगी जताई थी और चीनी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन के विदेश मंत्री ने असीम मुनीर की लगाई क्लास। पाकिस्तान आर्मी चीफ को होना पड़ा शर्मिंदा। जी हाँ दोस्तों, खुद को चीन का परम मित्र कहने वाले पाकिस्तान को जोर का झटका लगा है। दरअसल पाकिस्तान की सेना प्रमुख फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर इन दिनों चीन के आधिकारिक दौरे पर है। हाल ही में विदेश मंत्री वांग यी ने उनसे मुलाकात की और मुलाकात के दौरान वांग यी ने पाकिस्तान में मौजूद चीनी नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में हुए आतंकी हमलों में कई चीनी नागरिकों की जान चली गई है। हालांकि मुनीर ने चीन को आश्वासन दिया कि पाकिस्तान की सेना चीनी नागरिकों की सुरक्षा करेगी। पिछले साल अक्टूबर महीने में कराची हवाई अड्डे पर हुए एक आत्मघाती हमले बम विस्फोट में 5 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। बैठक में चीन ने स्पष्ट रूप से कहा कि पाकिस्तान को उसके नागरिकों, परियोजनाओं और संस्थाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड, लंबे समय तक पद पर रहने वाले देश के दूसरे पीएम बने। इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को छोड़ा पीछे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के साथ एक और नया रिकॉर्ड जुड़ गया है। नरेंद्र मोदी लगातार लंबे समय तक पीएम पद पर रहने वाले देश के दूसरे पीएम बन गए हैं। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। इंदिरा गांधी लगातार 4077 दिन इस पद पर रही थी और 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक प्रधानमंत्री रही थी। पीएम मोदी का प्रधानमंत्री के तौर पर 4078 दिन हो गए हैं। लंबे समय तक पीएम के पद पर रहने का रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के पास है। नेहरू 16 वर्ष और 286 दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में एसआईआर पर बवाल के बीच बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र में 42,000 से ज़्यादा जन्म प्रमाण पत्र रद्द। जी हाँ दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। इस बीच महाराष्ट्र में बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र घोटाले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पिछले 2 महीने 40,000 से ज़्यादा जन्म प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने जानकारी देते हुए सरकार के कदम का स्वागत किया। पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने पिछले 2 महीनों में 42,191 जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं, जो बांग्लादेश में आए अयोग्य व्यक्तियों को जारी किए गए थे। अकेले अकोला शहर में ऐसे 3,948 प्रमाण पत्र जारी किए गए और अमरावती में ये संख्या 2,823 थी। महाराष्ट्र में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। सोमैया का दावा है कि बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र घोटाला महाराष्ट्र में वर्ष 2024 में हुआ था, जिसमें नायब तहसीलदार को जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं था। फिर भी उन्होंने लगभग 40,000 लोगों को गैरकानूनी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र दिए। इनमें सबसे ज़्यादा मामले अकोला, अमरावती, नागपुर और मालेगांव जिले से हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गृह मंत्री के सामने होगी 4 धाम कांवड़ यात्रा प्रबंधन की समीक्षा, तैयार होगा भविष्य का मास्टर प्लान। जी हाँ दोस्तों, 4 धाम यात्रा, कांवड़ यात्रा, कैंची धाम और आगामी 2027 में हरिद्वार में होने जा रहे कुंभ के दौरान भीड़ प्रबंधन को लेकर एसडीआरएफ के कमांडेंट अपर्ण यदुवंशी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष अपनी प्रस्तुति रखेंगे। दिल्ली में शुक्रवार को आयोजित नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड के अलावा महाराष्ट्र, नासिक व गोवा के पुलिस अधिकारी भी शामिल होंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे। भीड़ प्रबंधन में सुरक्षा को लेकर ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। उत्तराखंड में 4 धाम, कांवड़ यात्रा व कैंची धाम में हर साल करोड़ों लोग शिरकत करते हैं और इन बड़े आयोजनों में सुरक्षा प्रबंधन एक बड़ी चुनौती रहती है। इसके अलावा 2027 में कुंभ मेला होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां उत्तराखंड पुलिस की ओर से अभी से शुरू कर दी गई है। इन बड़े आयोजनों में चेहरों की पहचान, लिमिटेड स्पेस व यातायात व्यवस्था, हाई एल्टीट्यूड व मेडिकल इमरजेंसी, मौसम, सड़क हादसों में किस तरह से
तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी पूरी रिपोर्ट गृह मंत्री के समक्ष रखी जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा में विपक्ष के काले कपड़े पर सीएम नीतीश ने साधा निशाना, जमकर बरसे मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, यहां पर बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 5वें दिन भी हंगामेदार रहा। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही रोज की तरह विपक्ष ने शुक्रवार को भी विधानमंडल परिसर में अपना विरोध जताया। राज्य में एसआईआर के मुद्दे पर बिहार विधानसभा के सामने विपक्षी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पोस्टर लेकर पहुंचे विपक्षी दलों के नेताओं ने नारेबाजी की और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी विपक्षी नेताओं पर खूब बरसे। शुक्रवार को मानसून सत्र के अंतिम दिन भी विपक्षी नेता पोस्टर आदि लेकर विधानसभा गेट पर विरोध जताने पहुंचे। पूर्व सीएम राबड़ी देवी और अन्य नेताओं ने बिहार में चुनाव आयोग द्वारा जारी एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सदन के अंदर भी हंगामा बरकरार रहा। विपक्षी दलों के नेता मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के विरोध में काले कपड़े में ही शुक्रवार को भी सदन पहुंचे थे। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने तंज भी कसा। विपक्ष के काले कपड़े पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि पहले कभी सब मिलकर इस तरह कपड़े में नहीं आए, एक आदमी के ही कहने पर सब इस तरह कपड़ा पहन कर आए हैं, सब मिलकर उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं। सीएम ने सरकार के काम की तारीफ करते हुए जनता के लिए इसे लाभकारी बताया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक, हिंदू मुस्लिम संवाद शुरू करने पर जताई सहमति। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरुओं और विद्वानों से मुलाकात की और इस मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है और हिंदुओं व मुसलमानों के बीच संवाद शुरू करने की जरूरत पर सहमति बनी है। अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख अमर अहमद इलियासी ने ये जानकारी दी। ये बैठक हरियाणा भवन में आयोजित की गई और इसमें करीब 3.5 घंटे तक बातचीत चली। बैठक में 60 प्रमुख इमाम, मुफ्ती और मदरसों के प्रमुख शामिल हुए। वहीं आरएसएस ने इस बैठक को सकारात्मक बताया और कहा कि ये समाज के सभी वर्गों के साथ चल रहे संवाद की एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसका मकसद ये समझना है कि देश के हित में सभी लोग मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान, कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी, हमारी तैयारी का स्तर बहुत ऊंचा। जी हां दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और देश की सैन्य तैयारियों के पहलू पर उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी का स्तर बहुत ऊंचा होना चाहिए। तैयारियां ऐसी हों जिसमें हम 24 घंटे और 365 दिन मुस्तैद रहें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित एक रक्षा संगोष्ठी के दौरान सीडीएस जनरल चौहान ने कहा कि युद्ध के उभरते परिदृश्य में भविष्य के सैनिकों को सूचना और तकनीक के साथ साथ युद्ध कौशल के ऐसे मिश्रण से लैस होना चाहिए जो वॉरियर की तरह हो। उन्होंने कहा कि सेना के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों सीखना आवश्यक है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एयरपोर्ट पर खड़े थे मुइज्जू, आगे बढ़ लगाया गले, पीएम मोदी का मालदीव में हुआ भव्य स्वागत। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार 25 जुलाई को मालदीव पहुंचे और इस दौरे पर वो मुख्य अतिथि के रूप में मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी के लैंड करने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने उनका स्वागत किया, जिन्होंने उन्हें स्वतंत्रता दिवस के लिए आमंत्रित किया है। पीएम मोदी ने प्लेन से उतरते ही जिस अंदाज में आगे बढ़कर मुइज्जू को गले लगाया, वो संकेत दे रहा था कि हाल ही में मालदीव के साथ तल्ख हुए रिश्तों की याद को पीछे छोड़कर सहयोग का नया अध्याय लिखने के लिए दोनों देश तैयार हैं। बच्चों द्वारा पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया। मोहम्मद मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद किसी राष्ट्राध्यक्ष की ये पहली मालदीव यात्रा है। मोदी ब्रिटेन की 2 दिवसीय यात्रा के बाद मालदीव पहुंचे हैं और पीएम मोदी के ब्रिटेन दौरे पर दोनों देशों ने कारों, कपड़ा, विस्की और कई अन्य उत्पादों पर टैरिफ को खत्म करके दो तरफा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। साथ बातचीत करना चाहता है पाकिस्तान, शहबाज शरीफ बोले सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए तैयार। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को कहा कि उनका देश पाकिस्तान सभी लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत के साथ सार्थक बातचीत के लिए तैयार है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार शरीफ ने ब्रिटिश उच्चायुक्त जैन मैरियट से बातचीत के दौरान ये टिप्पणी की। मैरियट ने प्रधानमंत्री आवास में शहबाज शरीफ से मुलाकात की और इस दौरान दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया की क्षेत्रीय स्थिति पर भी चर्चा की।
बयान के अनुसार प्रधानमंत्री शरीफ ने पाकिस्तान भारत गतिरोध के दौरान तनाव कम करने में ब्रिटेन की भूमिका की सराहना की और साथ ही उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान सभी लंबित मुद्दों पर भारत के साथ सार्थक बातचीत के लिए तैयार है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसके तहत पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया और इन मामलों के कारण 4 दिनों तक दोनों देशों के बीच भीषण झड़पें हुई, जो 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति के साथ समाप्त हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी ने गिनाए FTA डील के फायदे, आतंकवाद से लेकर क्रिकेट तक सभी पर खुलकर रखी अपनी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ब्रिटेन द्वारा मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के अवसर पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि यह एक ऐसा समझौता है जिससे दोनों देशों को भारी लाभ होगा, वेतन में वृद्धि होगी, जीवन स्तर में सुधार होगा और कामकाजी लोगों की जेब में अधिक पैसा आएगा। ये नौकरियों के लिए अच्छा है और ये व्यापार के लिए अच्छा है। टैरिफ कम करने और व्यापार को सस्ता, तेज और आसान बनाने के लिए अच्छा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक दिवस है और इसी के साथ यहाँ पर मुझे खुशी है कि कई वर्षों की मेहनत के बाद आज दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता संपन्न हुआ है और ये समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं है बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। ये समझौता भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और MSME क्षेत्र के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब भारत और UK मिले और वो भी टेस्ट सीरीज के दौरान, तब क्रिकेट का उल्लेख करना ही पड़ता है। दोनों देशों के लिए क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि जुनून भी है और हमारी साझेदारी के लिए एक महान रूपक भी है। कभी कभी स्विंग और मिस हो सकता है, लेकिन हम हमेशा सीधे बल्ले से खेलेंगे। हम हाई स्कोरिंग दीर्घकालिक साझेदारी बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। संपन्न हुए समझौते और विज़न 2035 इसे आगे बढ़ाने वाले माइलस्टोन है। पिछले महीने अहमदाबाद में हुए हादसे में मारे गए लोगों में कई ब्रिटिश नागरिक भी थे और हम उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 50 मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ RSS चीफ की अहम बैठक, कितनी कारगर होगी मोहन भागवत की पहल। आपको बता दें कि सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने की एक उल्लेखनीय पहल के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मुस्लिम धर्मगुरुओं और बुद्धिजीवियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में RSS के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले, सह महासचिव कृष्ण गोपाल, वरिष्ठ नेता रामलाल और इंद्रेश कुमार भी मौजूद थे। समाचार एजेंसी ANI के सूत्रों के अनुसार अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख उमर इलियासी सहित कई मुस्लिम धार्मिक नेता इस बैठक में भाग लेने वाले थे। RSS अपने संबंध संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम से मुस्लिम मौलवियों, विद्वानों और समुदाय की प्रमुख हस्तियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहा है। 2023 में MRM ने अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ने और एक राष्ट्र एक ध्वज एक राष्ट्रगान की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी अभियान की योजना की घोषणा की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। SIR पर चुनाव आयोग ने दी बड़ी राहत, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए मिलेंगे 30 दिन। जी हाँ दोस्तों, बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर पटना से लेकर नई दिल्ली तक भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स और सियासी दलों को बड़ी राहत दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी भी वोटर या किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को 1 अगस्त से 1 सितंबर तक 1 महीने का समय मिलेगा ताकि वो किसी भी पात्र मतदाता का नाम शामिल करवा सके। वहीं दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहा कि SIR आदेश के पृष्ठ 3 पर पैरा 7.5 के अनुसार किसी भी मतदाता या किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को 1 अगस्त से 1 सितंबर तक 1 महीने का समय मिलेगा ताकि वो किसी भी पात्र मतदाता का नाम शामिल करवा सके यदि उसका नाम BLO/BLA द्वारा छोड़ दिया गया हो या यदि BLO/BLA द्वारा गलत तरीके से नाम शामिल किया गया हो। दोस्तों, आप सरल भाषा में वोटर लिस्ट रिवीजन की बात करें तो बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे ठीक पहले इलेक्शन कमीशन विशेष गहन पुनरीक्षण करा रहा है। इसकी शुरुआत 24 जून 2025 से हुई थी और इस सर्वे का मकसद वोटर लिस्ट को अपडेट करना, फर्जी वोटरों के नामों को हटाना और मृतकों के नामों को हटाना है। इलेक्शन कमीशन ये सुनिश्चित करना चाहता है कि केवल पात्र भारतीय नागरिक ही वोट डाल सके। बिहार में इस वक्त करीब 7.89 करोड़ मतदाता हैं और वोटर लिस्ट अपडेट होने के बाद कई नाम कट सकते हैं। इस पर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जगदीप धनखड़ के बाद
कौन बनेगा उपराष्ट्रपति, चौंकाने वाले नाम की हुई एंट्री, नड्डा से की मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद अब अगले वाइस प्रेसिडेंट के नाम की अटकलें लगने लगी हैं। अब तक संभावितों की लिस्ट में कई बड़े नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं। अब इसमें एक और बड़ा व चौंकाने वाला नाम शामिल हुआ है। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री और जेडीयू सांसद रामनाथ ठाकुर ने बुधवार शाम को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। उसके बाद अटकलें लगने लगी हैं कि वो भी उपराष्ट्रपति की रेस में शामिल है। रामनाथ ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और इस समय जेडीयू कोटे से मोदी सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं।